This call is now being recorded. दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीरजा राठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन की प्रमोटर हैं। सुशील कुमार जी उपस्थित हैं, वो उनका स्वागत है। वो हमारे समवाय फाउंडेशन प्रमोटर हैं। आंचल कुशवाहा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अनिता जैन जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन से जुड़ने वाले हैं, उनका स्वागत है। के तिवारी जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज के इस समय के फैकल्टी हैं। हुमा खानम जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। अनिल शर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अरुण कुमार पाठक जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। बबली सिंह उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन के मेंबर हैं, उनका स्वागत है। ब्रजमोहन कुशवाहा जी उपस्थित हैं, वो समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। दर्शन भट्ट जी उपस्थित हैं, दीपा मदान जी उपस्थित हैं, इनका स्वागत है। ईशा काला जी उपस्थित है, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। कमल कुमार कपिल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। कुमल बालवानी जी उपस्थित हैं, नेचुरोपैथी में हैं, दक्ष हैं और उनका हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं। मनोज कुमार वर्मा जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। नरेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रभुजीत कौर जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। प्रतिमा राव जी उपस्थित हैं, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। प्रियंका शर्मा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रणबीर राठी जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रेखा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। संजय टिकैले जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट, उनका स्वागत है। शिल्पी गुप्ता जी उपस्थित, उनका स्वागत है। सुशील कुमार जी उपस्थित, समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर, उनका स्वागत है। उमा मिश्रा जी उपस्थित, उनका स्वागत है। इसके अलावा अन्य कोई अगर है ज्वाइन किया हुआ है तो उनका भी स्वागत है। तिवारी जी हमारे इसके फैकल्टी हैं और वो स्वयं मुझे शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वयं शेयर करेंगे। तो वो पिछले कल जो चैप्टर पढ़ा रहे थे उसी पर वो आगे बढ़ेंगे। जी मैम आर्यन सर को प्रणाम और सारे साथियों को प्रणाम। हम लोग कल थोड़ा ब्लड टेस्ट पे इंफॉर्मेशन शेयर किया था हम लोगों ने, तो आज उस क्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्लड टेस्ट में ही कुछ चीजें जो आगे बचे हुआ है अकॉर्डिंगली टू बुक, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं समझने की। स्क्रीन विजिबल है ना? जी सर। यस सर। ओके, तो कल हम लोग जहाँ पर थे वहां से थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं आगे। तो अगला एक टेस्ट है जिस ब्लड टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। स्क्रीन विजिबल है कि नहीं? नहीं सर। जी सर, दिख रही है सबको दिख रहा है। तो जो बोल रहा है कोई है जिसको विजिबल नहीं है? हाँ जी सर, मुझे नहीं दिख रही है, पता नहीं क्या चली गई है। दिख रही है सर। आ गई सर, सॉरी। ठीक है सर। ठीक, कभी इंटरनेट की स्पीड की भी कभी प्रॉब्लम रहती है। तो कल से आगे बढ़ते हुए थोड़ा हम लोग इस पे डिस्कस करते हैं। हम लोग ब्लड टेस्ट पे ही कल कुछ चर्चा किए थे, आज पुनः आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं। तो एक इसमें टेस्ट है ESR बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ESR। इसमें क्या होता है कि इस टेस्ट के लिए वो ब्लड बॉडी से निकाला जाता है और एक परख नली में
उसको डाला जाता है। परख नली में कैसे करते हैं कि इसको ये परख नली में डालते हैं और सेडिमेंट मीन्स कि वो इस सेटल डाउन होने का इंतजार करते हैं कुछ समय तक कि वो कितना सेटल डाउन होता है। इसको समझने के लिए बोलते हैं कि अगर किसी एक ट्यूब में या किसी भी चीज में अगर हम वाटर है और उसमें कोयले के कुछ छोटे छोटे चूंड बहुत लाइट पार्टिकल मिला देते हैं और जब तक उसको हम हिलाते रहेंगे ना वो मिक्स हो जाएगा। तो जो कोयले के छोटे छोटे पार्टिकल है वो नीचे नहीं बैठेंगे परख नली में, माने सेटल डाउन नहीं होंगे। जब तक हम उसको कब क्या करते रहेंगे, मूवमेंट देते रहेंगे, चलाते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसको मूवमेंट नहीं करते हैं, उस पॉट को जो ग्लास है उसको अगर रख देते हैं तो कुछ देर बाद हम देखेंगे कि जो पार्टिकल मूवमेंट के कारण मूव कर रहे थे वो तलहटी में जो पेदी है ग्लास का उसमें जाके बैठ जाएगा। अगर आप शीशे का ग्लास लेंगे नीचे से देखेंगे तो दिखेगा, तो ऊपर आपको क्या दिखेगा, वाटर दिखेगा जिसमें हमने रखा था, और नीचे वो पार्टिकल दिखेगा जो सेटल डाउन हो गया है। तो इसी तरह ये तरीका है जानने का। एक तो इसके लिए फैक्टर क्या है, एक तो कुछ टाइम लगेगा, और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि एक स्पेसिफिक ग्रेविटी शब्द है। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब ये है कि हम उस पदार्थ का पानी से कंपैरिजन करते हैं कि क्या ये पानी माने वाटर से हैवी है या वाटर से लाइट है। तो जो हैवी होगा बैठ जाएगा और जो लाइट होगा ऊपर तैरता रहेगा। आप देखेंगे कि पानी है, अगर उसमें हम थोड़ा सा कोई आयल रखेंगे और वो लाइट आयल हो गया तो पानी पे तैरता रहेगा, नहीं बैठेगा चाहे कितना घंटा भी रखें। लेकिन अगर उसमें कोई लोहे के टुकड़े रख दें, कोई एल्युमिनियम के टुकड़े रख दें तो वो पानी में बैठ जाएगा। तो वो कैसे बैठेगा, क्योंकि उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, मतलब पानी की तुलना में उसका जो मास है वो ज्यादा है, तो ज्यादा होगा, भारी होगा तो नीचे बैठ जाएगा। तो यहां पर ये देखता है, ये कह रहा है कि सेडिमेंटेशन का मतलब है कि नीचे बैठना किस चीज पे डिपेंड करता है। तो एक चीज डिपेंड करता है कि जो फ्लूइड है, यहां पर अगर हम लोग ब्लड की बात करें तो प्लाज्मा की बात करते हैं, और ब्लड सेल, दो चीजें हैं। तो जो प्लाज्मा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, और जो ब्लड सेल है उनका वेट क्या है। अगर उनका वेट इतना होगा कि प्लाज्मा में वो सेटल डाउन हो जाएंगे तो होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी एक शब्द है, ये जानने की कोशिश कि ये प्लाज्मा में सेटल डाउन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए ये जो प्लाज्मा है ब्लड का, इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.03 है, और जो सेल है इसका 1.09 है। इट मीन्स कि ये प्लाज्मा से भारी है। अगर सेम वैल्यूम लेते हैं तो प्लाज्मा से भारी है, तो क्या होगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैलकुलेट की हुई है। ये इस डाटा से ये पता चलता है कि ये ब्लड सेल प्लाज्मा से भारी है, इसलिए नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। वीनस रक्त, वेन्स में जो ब्लड है अगर वहां पे भी देखेंगे तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.055 है। तो ब्लड के लिए 1.05 कह रहा है, प्लाज्मा के लिए 1.03 कह रहा है, और सेल्स के लिए 1.09। तो चूंकि प्लाज्मा से ये हैवी है इसलिए ये सेटल डाउन हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, ब्लड निकाल के उसमें क्या करते हैं, एंटीकोगुलेंट मिक्स करके और एक स्पेशल ट्यूब में रख देते हैं। दो तरह की ट्यूब होती है, उधर हम लोग ना जाने, बस इतना समझे जितनी जरूरत है। तो क्या करेंगे कि एंटीकोगुलेंट मिला देंगे, जैसे सोडियम फ्लोराइड या सिट्रेट बोल रहे हैं, और उसको थोड़ी देर तक रख देंगे उस परख नली को। तो ये देखेंगे कि कुछ देर बाद जो सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं क्योंकि वो भारी हैं। तो सेटल डाउन हो जाएंगे तो जो ऊपर क्लियर फ्लूइड बचेगा, प्लाज्मा, वो दिखाई देने लगेगा। मतलब ब्लड सेल नीचे और प्लाज्मा ऊपर। तो हम ये देखने की कोशिश करता है हम लोग, माने हमारा ये जो मेडिकल फील्ड है, कि क्या कितनी देर में कितना सेटल डाउन होता है। तो अगर हम पहला 1 घंटा मेजर करें तो कितना सेटल डाउन होगा, 0 to 20 मिलीमीटर। मतलब जो क्लियर फ्लूइड है
जिसमें सेल्स नहीं है, नीचे सेटल। तो क्लियर फ्लूइड किस 0 से लेके मतलब अगर 20 mm सेटल डाउन होता है तो हम मान लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड माने सामान्य ESR है। 10 भी होता है तो बोलेंगे सामान्य है। ये ESR क्या है? क्लियर फ्लूइड की हाइट है। सेडिमेंटेशन रेट में ये जानना चाहते हैं कि 1 घंटे में, क्योंकि वो हो सके 3-4 घंटे में पूरा सेटल डाउन हो जाए, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं टाइम के कंपैरिजन में कि 1 घंटे में कितना हमको क्लियर फ्लूइड दिखता है। वो 0 to 20 mm हो सकता है। तो अगर 0 से 20 mm के बीच में क्लियर फ्लूइड की हाइट है तो ये सेडिमेंटेशन रेट सामान्य है। दूसरा क्या कहता है? पुरुषों के कंपैरिजन महिलाओं में ही अधिक होता है। कारण महिलाओं के रक्त में सेक्स हार्मोन के कारण जल की मात्रा, क्योंकि जिसमें जल की मात्रा ज्यादा होगी तो अगर कंपैरिजन करेंगे तो ब्लड सेल कम मिलेंगे, तो वो जल्दी सेटल हो जाएंगे। तो हाइट जो है क्लियर फ्लूइड की ज्यादा मिलेगी कम इन केस ऑफ फीमेल्स कंपैरिजन टू मेल। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनमें क्लियर फ्लूइड जो जल है वो ज्यादा है। ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो ये सेडिमेंटेशन रेट है ये डायरेक्ट कुछ इंडिकेट नहीं करता है, लेकिन वो कह रहा है कि हम जो जीवित व्यक्ति हैं, जो लाइव हैं ह्यूमन, इनमें जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है हार्ट से। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? चूंकि लगातार मूवमेंट होता रहता है, ब्लड फ्लो होता रहता है, इसलिए ब्लड नॉर्मल बॉडी में, जीवित बॉडी में सेडिमेंटेशन नहीं होता है। सेडिमेंट नहीं होंगे मतलब वो ब्लड पार्टिकल्स इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन ये कह रहा है कि अगर डायस्टोलिक प्रेशर 60 मिलीमीटर से कम हो जाता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर अगर 60 मिलीमीटर से कम हो जाता है तो जो ब्लड सेल्स ट्यूब्स के, ब्लड वेसल्स के किनारे पे चलते हैं वो कुछ फ्रिक्शन क्रिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर कम है, फ्लो कम हो जाएगा। अगर फ्लो ज्यादा है तो फ्रिक्शन कम होगा, और इसमें क्या होगा? कोशिकाओं में श्वसन के आदान प्रदान की कमी होगी। मींस कि सेल अगर स्लो मूव कर रहे हैं और रक्त वाहिनियों से फ्रिक्शन कर रहे हैं तो जो एक्सचेंजेज ऑफ गैस है, जो CO2 और O2 है, इनमें वेरिएशन आएगा। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका ज्यादा और किसका कम है। तो कुछ दशाओं में स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो घट जाती है। जैसे लीवर, किडनी का कोई रोग होगा, फाइब्रोनोजन कम हो जाएगा, आप ज्यादा पानी पी रहे हैं, या प्रेगनेंसी, इस केस में जो प्लाज्मा है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो जाती है। अगर बढ़ती कब है? यहां पर जब आप फ्लूइड का इंटेक बढ़ाते हैं तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, और फ्लूइड कम हो जाता है माने प्लाज्मा, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है, माने लिक्विड कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया माने अधिक कोलेस्ट्रॉल, बर्न के केस में, यूरेमिया के केस में, और सीवियर एक्सरसाइज। इस केस में क्या है कि फ्लूइड बॉडी से बाहर निकल जाता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ जाती है। ये किसके लिए कह रहा है? प्लाज्मा के लिए कहा जा रहा है। और ब्लड सेल की क्या है? जो ब्लड सेल्स है उनकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम हो सकती है, बढ़ सकती है। एनीमिया माने हीमोग्लोबिन कम हो गया, आरबीसी कम हो जाएगी तो आयरन कम हो जाएगा, तो वो कम हो जाएगा। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, एप्लास्टिक एनीमिया, हम लोगों ने पर्निशियस और एप्लास्टिक पढ़ा है। एप्लास्टिक एनीमिया का मतलब है कि बोन मैरो से ब्लड सेल का बनना ही कम हो जाएगा, तो ये एप्लास्टिक एनीमिया है। और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब है कि प्लेटलेट्स 10% से कम हो गया। पिनिया का मतलब है कि थ्रोम्बोसाइट जो प्लेटलेट्स है वो कम हो गया 10%, तो पिनिया है। बढ़ेगा कब? पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया माने कैंसर, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और सीवियर एक्सरसाइज, इस केस में ये बढ़ सकता है। और दूसरा ब्लड प्रेशर के केस में क्या है? अगर वो लो ब्लड प्रेशर हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल फेल्योर हो गया, कंजेसिव कार्डियक फेल्योर हो गया, पल्मोनरी इंफ्राक्शन हो गया, या कोई व्यक्ति सोया है तो उसका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो भी ये हो सकता है। ESR
डायरेक्ट ये नहीं कहता है कि क्या हुआ है और ब्लड फ्लो कैसे होता है, इसको हम लोग समझे। जब भी ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो होता है तो एक लैमिनर है, लैमिनर का मतलब है कि एक दूसरे पे लेयर बन के ब्लड के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं ब्लड में। तो जो सेंट्रल है, जो वेसल्स, जो वेन्स या आर्टरीज है, उनके बीच में जो होता है वहां स्पीड ज्यादा होती है, फ्लो होता है, और जो वेसल्स के किनारे हैं उसमें स्पीड कम होती है। इसीलिए जो प्लेटलेट्स है जिनकी साइज छोटी है वो सेंटर में चलते हैं, और जिनकी साइज बड़ी है वो वेन्स की दीवारों के आसपास चलते हैं। जो बड़े और भारी साइज की वो दीवारों के आसपास चलते हैं। तो प्लेटलेट्स क्या होता है, सेंटर में चलता है, और प्लेटलेट्स और बाहर जो WBC है, तो इरिथ्रोसाइट माने RBC, दीवारों के आसपास जो बड़े सेल्स है, क्योंकि इरिथ्रोसाइट 7 to 8 माइक्रोन का, WBC 15-16 माइक्रोन के भी हैं, तो WBC के पार्टिकल्स दीवारों की तरफ, प्लेटलेट्स सेंटर में, और RBC इन दोनों के बीच में चलता है। कई बार हम लोग ये बोलते हैं कि देखा होगा कि हम लोग ये बोलते हैं कि 5 से 6 बजे, हम लोग पीछे कि नॉर्मली 5 बजे 4 बजे हार्ट अटैक होता है, ये हम लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। इसका रीजन ये है कि जब भी 5 से 4-5 बजे व्यक्ति सोया रहता है तो ये फ्लो कम हो जाता है, जो ब्लड का फ्लो है वो स्लो हो जाता है। तो ब्लड का फ्लो स्लो हो जाने से ये जो प्लेटलेट्स है, थ्रोम्बोसाइट, ये क्या होती है, इनमें चिपकने की टेंडेंसी होती है, ये एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और अगर ये चिपक गए फ्लो होने से तो ये ब्लॉकेज कर देते हैं वेन्स को या आर्टरीज को, और अगर ये ब्लॉक करेंगे तो हार्ट पे लोड आएगा और हार्ट फेल्योर की संभावना। इसीलिए हम लोग पीछे पढ़े हैं कि जो व्यक्ति सोया रहता है 4-5 बजे, कम ब्लड फ्लो होने से क्या होता है, हार्ट अटैक की घटनाएं भोर में ज्यादा होती है, क्योंकि ब्लड फ्लो स्लो है, और थ्रोम्बोस क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट माने प्लेटलेट्स, ये आपस में चिपक जाते हैं और वहां पे रोक देते हैं। इसी को बोलते हैं कि केंद्रीय थ्रोम्बोसाइट वेसल्स के दीवार में आ जाते हैं और अनियमित दशा में आपस में चिपक जाते हैं, और ये चिपक जाएंगे तो ब्लॉकेज भी कर सकते हैं। ESR को ये क्या कहता है, ESR गुण को चिकित्सा में इन्फ्लेशन की पहचान है, तो एक नॉन स्पेसिफिक मेजरमेंट है, स्पेसिफिक नहीं है, माने ये डायरेक्टली डिफाइन नहीं करता, नॉन स्पेसिफिक है। इन्फ्लेशन ये कह रहा है कि विशेषतया इन्फ्लेशन की वो दशा है जिसमें रक्त में फाइब्रिनोजन अधिक हो जाता है। फाइब्रिनोजन कहां से बनता है, लीवर से बनता है। इस केस में क्या है, रक्त में मौजूद RBC एक दूसरे से चिपकने लगते हैं, रूलेक्स फॉर्मेशन। ये क्या है कि अगर हम 10-20 सिक्के को एक साथ रख के और उसको धीरे से गिराएंगे तो वो एक जमीन पे गिर तो जाएंगे, लेकिन एक दूसरे से चिपके रहेंगे, माने टच करते हुए रहेंगे गिरे हुए। तो अगर ये कंडीशन आती है तो क्या होगा, रूलेक्स फॉर्मेशन में क्या होगा कि जो RBC है ये एक दूसरे से चिपकने लगेंगे, कैसे, जैसे सिक्के के ढेर है। तो ये जो दिक्कत है, जब ये चिपकने लगेंगे तो ये ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रकार फॉर्मेशन बनने से RBC भारी होकर प्लाज्मा में सेटल होने लगता है। मतलब ये जब एक साथ चिपकेंगे, इनकी वहां पर पार्टिकुलर जोन में स्पेसिफिक ग्रेविटी बढ़ेगी और ये सेटल डाउन होंगे। तो ये कह रहा है कि इन केस ऑफ लीवर फाइब्रिनोजन में, लीवर में जो सिंथेसिस होता है, ये भी हो सकता है ESR ज्यादा होने पर। ये पहचान है ESR से। दूसरा क्या कहता है, ये इस प्रकार का रूलेक्स फॉर्मेशन लिम्फो प्रोलिफेरेटिव डिसऑर्डर में भी पाया गया है, जहां यह स्थिति फाइब्रिनोजन की जगह एक या अनेक इम्यूनोग्लोबुलिन के कारण, जो एंटीबॉडी बनाते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, इनके कारण उत्पन्न होता है। ये ESR का मान अगर सामान्य से अधिक आता है, जहां शरीर में इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन हो रहे हैं, वहां पे ये आ सकता है। दूसरा, स्पेशली प्रेग्नेंट महिलाओं में ये फाइब्रिनोजन अधिक होने से ESR का मान ज्यादा महिलाओं में आएगा।
ESR का जो फर्स्ट आवर है एज फॉर द फीमेल, एज प्लस 10/2, ये ESR का है। निष्कर्ष क्या कहता है कि अगर ये ESR का मान गिरता है, हम लोग पीछे पढ़े थे कि मान गिरता कैसे, किसी का 0 से 20 है, अगर हम सामान्य केस में अगर हमारी ESR 10 है और यहां पर हमको 10 मिलता है तो हम ये नहीं कहेंगे कि गिरा है, लेकिन हमारे सामान्य केस में ESR 18 है और यहाँ पर हमको 10 मिलता है, तो हम बोलेंगे कि ESR मेरा गिर गया, जबकि 0 से 20 नॉर्मल रेंज है। इसलिए हमें ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट स्वास्थ्य कंडीशन में भी करवा के रखनी चाहिए, क्योंकि कंपैरिजन कैसे करेंगे, स्वास्थ्य के केस में मेरा ESR क्या था और आज मेरा ESR क्या है, तभी हम कंपैरिजन कर पाएंगे। ठीक है, कंपेयर करने के लिए अगर गिरता है तो सिकल सेल एनीमिया है, पॉलीसाइथीमिया है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, इस केस में गिरता है। उपयोगी, अब बहुत सारे रोग हैं जिनमें उपयोगी है ये ESR का मान। अब माइलोमा, टेम्पोरल आर्थराइटिस, पॉलीमाइलागिया, रूमेटिका, ये डिजीज अलग अलग है, ट्यूबरक्लोसिस, इन्फेक्टिव कार्डिटिस, तो ये अलग अलग रूप में उपयोगी है। इतना हम लोग जाने कि ESR की मान ये जानने से, ESR का मान इन इलाजों में भी काम आएगा। टेम्पोरल आर्थराइटिस, पॉलीमाइलागिया, रूमेटिका, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन रोगों में ESR की वैल्यू पता चलेगी, से इन रोगों में इलाज किया जा सकता है अगर ESR का मान आप नॉर्मल कैलकुलेट करके रखे हैं। आगे है थ्रोम्बोसाइट, जिसको हम लोग प्लेटलेट्स बोल रहे थे। थ्रोम्बोसाइट में क्या है, हम लोगों ने बोला था कि थ्रोम्बोसाइट स्पेशली सेंटर में फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के सेंटर में फ्लो करता है। तो हम लोगों ने बोला था कि इसमें एक चिपकने की कंडीशन होती है, कि ये प्लेटलेट्स में टेंडेंसी होती है कि ये एक दूसरे से चिपकता है, ये इसकी टेंडेंसी है प्लेटलेट्स की। थ्रोम्बोसाइट मींस प्लेटलेट्स, इसका ये अपना गुण है। तो कहता है कि अगर कोई कोशिका, क्या कहता है कि अगर कोई ब्लड वेसल्स में कोई टूट फूट हुई है तो यह चिपकने के गुण के कारण उसकी मरम्मत करता है। अगर वेसल्स के एपिथेलियम में कोई भी दरार आई है तो ये एक दूसरे से चिपक के वहां प्लग का काम कर देते हैं। त्वचा कटी पिटी है, मतलब किसी तरह से अगर त्वचा कटी पिटी है, स्किन की बात कर रहे हैं, तो भी ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाकर वहां पर कोगुलेशन का काम करते हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है, मुख्य काम यह है कि ब्लड को बाहर, बॉडी से बाहर फ्लो होने से रोकना, ये काम करता है। ब्लड वेसल्स को या स्किन को रिपेयर करता है और वहां पर प्लग का काम कर देता है, कोगुलेशन कर देता है कि ब्लड बाहर ना निकले। सामान्य गणना कितनी है इसकी, 3 ± 0.5 मीन्स कि 2.5 to 3.5। अगर किसी के पास इतने सेल्स हैं, कौन से, ये प्लेटलेट्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, तो हम बोलेंगे कि ये सामान्य है, माने किसी क्या ये, और हम लोग को नॉर्मल केस में करा के रखना चाहिए। ये क्या कहता है कि त्वचा कटने पर जो रक्त बहाव को 2 स्तर पे असेस करते हैं। एक स्तर क्या है कि जो ब्लड वेसल किसी वजह से कट गया, ब्लड वेसल किसी वजह से कट गया, तो ये कितनी देर, स्वयं संकुचन की बात कर रहा है, ये जो स्वयं का संकुचन होगा, माने रक्त बहाव के समय जो ब्लीडिंग टाइम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक परपूरा का मतलब वही है कि स्किन से बाहर निकल रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, तो ये 2 से खुद ये बंद करने के लिए अपने आप ये 2 से 4 मिनट का समय लेता है। और दूसरा केस अगर कहीं कटता है, ये स्वयं का संकुचन की बात कर रहा है, रक्तवेनिया, क्योंकि वहां आप एफर्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर कहीं ऐसी जगह कट गया जहां पे जैसे किसी चीज से कट गया, तो वो जो बंद होने का समय वो 3 to 5 मिनट्स है। तो ये कह रहा है कि अगर हमारा बॉडी में कहीं कट लग जाता है और ब्लड का फ्लो होने लगता है, तो क्या होगा, 5 मिनट के अंदर वो ब्लड का फ्लो 3 to 5 मिनट्स में बाहर नहीं होना चाहिए, ये कोगुलेशन करके
उसको क्या करेगा, रोकेगा ब्लड के फ्लो को बाहर जाने से। तो ये दो केस में रिपेयर करता है, अंदर कुछ टूट फूट हो गया तो अपने से करता है, बाहर भी कट गया तो स्किन से भी बाहर फ्लो होने से रोकता है यही। तो अगर किसी का प्लेटलेट्स कम है, अगर बोलता है कि उसका प्लेटलेट 50,000 आ गया, लेस देन 1 लाख हो गया, 1 लाख हो गया, तो अगर उसकी स्किन से ब्लड का फ्लो हो रहा है किसी वजह से, तो वो कोगुलेशन नहीं होगा, बाहर जो ब्लड का फ्लो है, क्योंकि कोगुलेट कौन कराता है, प्लेटलेट्स, और उसका लेवल कम है। तो ये 3 से 5 मिनट का समय, ज्यादा समय भी हो सकता है जिसका प्लेटलेट्स कम है। इसको ऐसे समझे कि किसी का प्लेटलेट्स 3 लाख है और किसी का प्लेटलेट्स 1 लाख है, तो जिसका 3 लाख है उसका ब्लड फ्लो जल्दी रुक जाएगा, रक्त जल्दी क्लॉट हो जाएगा, और जिसका 1 लाख है उसका टाइम लगेगा क्लॉट होने में। और किसी का प्लेटलेट्स अगर 20,000 हो गया या 40,000 हो गया, तो डॉक्टर बोलेगा कि अगर आपका ब्लड फ्लो हो गया तो ये पॉसिबिलिटीज है कि ब्लड फ्लो जल्दी ना रुके, बहुत टाइम लगे। इसलिए जिसका प्लेटलेट्स गिर जाता है 18-20,000, ऐसा हो सकता है कि उसकी स्किन पर आपको लाल लाल चकते दिखाई दे, लाल लाल चकते दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि ये ब्लड फ्लो रुक नहीं रहा है, जरा जरा ब्लड रिस रहा है क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स ब्लड की फ्लो को रोकने के लिए। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये वही है कि 10% से कम गिर जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि कम हो गया। यहाँ पे ये बोल रहा है कि 1 लाख थ्रोम्बोसाइट 1 लाख या उससे कम हो जाए तो ये स्थिति है। अब ये कम क्यों हो जाएंगे, क्योंकि बनता कहाँ है, प्लेटलेट्स बनता है बोन मैरो में। तो दो चीजें हैं, किसी के पास जन्मजात रोग हो या बाद में ये आया हो। तो अगर किसी के पास जन्मजात बोन मैरो में प्रॉब्लम होगी, फेल्योर ऑफ थ्रोम्बोसाइट प्रोडक्शन इन द बोन मैरो कैसे होगा, बोन मैरो में प्रोडक्शन जन्मजात अगर उसके पास रोग है, ये ढेर सारे रोग हैं जिनको डिफाइन कर रहे हैं, ये कब होगा, एब्सेंट रेडी सिंड्रोम, विस्कॉट या बर्नार्ड फैनकोलिस एनीमिया, ये जन्मजात कुछ रोग हैं। इन रोग के कारण बोन मैरो में थ्रोम्बोसाइट का प्रोडक्शन नहीं होगा या कम होगा, ये जन्मजात रोग है। बाकी क्या एक्वायर्ड है, हमने इसको ग्रैप्स किया, एक्वायर किया है कैसे, दवाओं के उपयोग के कारण, रेडिएशन के कारण बोन मैरो सुप्त हो गई है, या कोई इन्फेक्शन हो गया, HIV, हेपेटाइटिस, या आप अल्कोहल सेवन कर रहे हैं। देखिए अल्कोहल के सेवन से बोन मैरो पे भी इंपैक्ट आने की पॉसिबिलिटीज है। विटामिन B12 एवं फोलिक एसिड की कमी हो सकती है, बोन मैरो में कैंसर हो सकता है। तो ये जो बाद वाली डिजीज है वो क्या बोल रहे हैं कि ये आपने एक्वायर्ड किया है, कुछ तो जन्मजात है और कुछ हमारी एक्टिविटी के कारण, जैसे देखिए ये दवाओं का उपयोग, संक्रमण, अल्कोहल सेवन, B12, फोलिक एसिड की कमी, कैंसर, इसकी संभावना है कि ये हमारे द्वारा जो एक्टिविटी है उनके में हुआ हो। और जो ऊपर वाले कुछ रोग बताए गए हैं वो ये कह रहा है कि जन्मजात जो है आप मिला है, तो जन्मजात मिला वो अलग है, दो तरीके से। एक तो तरीका ये है बोन में प्लेटलेट्स कम होने का कि जो वो बन रहा है वो कम बन रहा है। एक रीजन ये है कि जन्मजात कुछ कारण है, दूसरा रीजन है कि हम कुछ अपने खान पान दिनचर्या में गड़बड़ कर रहे हैं तो है बनना कम हो। एक तो कम बन रहा है इसलिए कम है, एक जितना मरना चाहिए उससे ज्यादा मर रहा हो। मान लिया कि X क्वांटिटी बनती है और मरने की जो क्वांटिटी पर डे और मरने की क्वांटिटी X + 10% ऑफ X है, तो फिर कम हो जाएगा, क्योंकि जितनी मर रही है उतनी बन नहीं रही है, मर रही है ज्यादा, बन रही है कम, तो वो कम हो जाएगा। तो ये बहुत सारे रीजन है, HIV है, हीरेपिन इंड्यूस्ड है, ऑटोइम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, पोस्ट ट्रांसफ्यूजन पर पूरा, हीमोलिटिक यूरिमिक पर पूरा, हाइपर स्पेलिनिज्म, गर्भावस्था में लीवर एंजाइम, गर्भ में ही आके एंजाइम, लीवर एंजाइम रक्त में थ्रोम्बोसाइट को समाप्त कर दे। तो ये बहुत सारे डिजीज हैं जिसके कारण
तो थ्रोम्बोसाइट कम, दो रीजन हुआ, एक तो कि बर्न कम रहा है, बर्न क्यों कम रहा है, या तो जन्मजात है या हमने ऐसा किया है, दूसरा मर ज्यादा रहा है। तो ये चीजें हैं कि हमको ये जानना होगा कि क्यों कम है, तो आप इलाज कर पाएंगे। इसमें ये कह रहा है, हम लोगों ने उसको बोला था परपूरा की अगर 1 लाख से कम हो जाता है तो ये रिपेयर करने में दिक्कत होगी, जो टूट फूट होगी ब्लड सेल्स में, ब्लड ट्यूब्स में। तो वो ये कह रहा है देखिए 1 लाख या उससे कम हो जाने पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के साथ लगी कैपिलरी टूट कर रक्त बहाव करने लगती है। वही मैंने बोला था कि अगर कम है थ्रोम्बोसाइट तो जो कैपिलरी डैमेज होगी एज के कारण, वहां से ब्लड बाहर निकलने लगेगा, उसकी रिपेयरिंग में दिक्कत होगी, ठीक है। और अगर अंदर के अंगों में टूट गया तो भी दिक्कत होगी, क्योंकि ब्लड का फ्लो होने लगेगा, दिखेगा नहीं। एक्सटर्नली तो आप देख भी सकते हैं, उसको बोलते हैं कि वो चकता पड़ जाएगा, स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। और इंटरनल ऑर्गन्स में टूट गई तो वो दिखेगा नहीं, पता नहीं चलेगा, और ब्लड का फ्लो होता रहेगा, तो ब्लड आपका कम हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट्स कम होने से ब्लड का फ्लो बढ़ सकता है। ये क्या कह रहा है कि कैपिलरी की इस फ्रेजाइल दशा के लिए लो थ्रोम्बोसाइट काउंट के अलावा एक तो ये रीजन है कि कैपिलरी डैमेज हो रही है तो ब्लड फ्लो, विटामिन सी की कमी हो सकती है, बैक्टीरियल या मेटाबॉलिक टॉक्सिन भी जिम्मेदार हो सकता है, दवाओं की एलर्जी भी जिम्मेदार हो सकती है। तो जो परफ्यूरामन है वो ब्लड का फ्लो बाहर जो स्किन से हो रहा है थ्रोम्बोसाइट काउंट पे ही निर्भर है। तो टारगेट ये कि अगर स्किन से ब्लड का फ्लो बाहर हो रहा है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, थ्रोम्बोसाइट का काउंट। वो कैसे कम हो रहा है वो हमको देखना है। पर्निशियस एनीमिया जिसको हम लोग बोले थे कि ये सभी पर्निशियस माने कि बोन मैरो ही किसी कारण बस पर्निशियस एनीमिया में बोन मैरो में जनन नहीं हो रहा है, जैसे आरबीसी का जनन ना हो रहा हो, डब्ल्यूबीसी का जनन ना हो रहा, तो या वो उसकी इंटेक कम है आयरन को, तो इन केस में ल्यूकेमिया में भी इनकी कम हो जाएगी। थ्रोम्बोसाइट कोशिकाओं की संख्या का कम होना अधिकांशतः इनका बोन मैरो में कम उत्पादन होने के कारण होता है। कम उत्पादन तो आरबीसी का भी होता है, किंतु टॉक्सिन थ्रोम्बोसाइट पर अधिक प्रभाव डालता है। सबको म्यूट कर दीजिए। सर आप एक म्यूट कर दीजिए जो वर्षा जी के नाम से। मार्च को हम लोग पहुंचेंगे 6 बजे करीब पहुंचेंगे। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? 4 बजे खाली करते हैं, 4 के पहले 4 बजे की ट्रेन ही क्या ये 3 नहीं हमारे नंबर है ना आपके। अगर किसी व्यक्ति के नाक से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है, यूरेथ्रा या वजाइना से अकाला ब्लड फ्लो हो रहा है, तो प्लेटलेट्स का कैलकुलेशन में टेस्ट करवाया जा सकता है कि कहीं प्लेटलेट्स की कमी से तो नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेटलेट्स की कमी से हम लोगों ने बोला था कि ब्लड का फ्लो बाहर हो जाएगा, माने वो ब्लड बाहर बहने से रोक नहीं पाएगा कम होने से। दूसरा एक और हम लोग बोले थे कि किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो क्या होना है कि उसके पहले हम लोग उसका ब्लड ग्रुप और आरएच फैक्टर चेक करके ही ब्लड की को ट्रांसफ्यूज करना। किसी को ब्लड देना है तो क्या करना चाहिए, ब्लड के जो भी है ग्रुप और आरएच फैक्टर ये चेक करके ही उसका ब्लड का माने ब्लड डोनेट करना चाहिए, किसी व्यक्ति में ब्लड चढ़ाना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इसमें यूरिया के बारे में, ब्लड के और भी चीजें हैं। कुछ और डाटा है जो ब्लड में हम लोग चेक करें, डॉक्टर से चेक करवाएंगे पैथोलॉजी से कुछ चीजों को जानने के लिए। जैसे ये कह रहा है कि अगर रक्त में यूरिक एसिड बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है ये जानने की जरूरत है। मेटाबॉलिक डिसबैलेंस है या किडनी एक्सक्रीट नहीं कर रही, तो ये जानने के लिए कुछ डाटा जानते हैं। सीरम यूरिया लेवल की बात करें, रक्त यूरिया लेवल, रक्त और सीरम, ये कह रहा है कि
किडनी का कम मूत्र उत्सर्जन प्रथम दया दृष्टि पर करवाया जाता है। अगर किडनी से एक्सक्रीट कम हो रहा है तो भी ये कराया जाना चाहिए। लीवर के लिए भी ये कराया जा सकता है। बेहोश रोगी में भी रक्त यूरिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी निर्धारित, मतलब अगर कोई रोगी बेहोश है, आपको लग रहा है, तो यूरिया चेक कराया जा सकता है। सीरम में यूरिया कितना होना चाहिए, यूरिया की बात कर रहा है, यूरिक एसिड की हम लोग बात नहीं कर रहे, यूरिया की बात कर रहे हैं। सीरम में यूरिया का लेवल क्या है, 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 ml। अगर सीरम का 100 मिलीलीटर लेते हैं तो 20 to 40 के बीच में अगर सीरम यूरिया मिलता है तो ये एक नॉर्मल केस है। ब्लड सेल में यूरिया नहीं होता है तो वही यूरिया सीरम में होगा, वही ब्लड में होगा। यहाँ कोई मतलब ब्लड लेके जो उसमें चेक करेंगे तो सीरम और ब्लड दोनों ही यहाँ पर यूरिया के लिए सेम है। तो वो जो ब्लड में यूरिया का स्तर मिलेगा या सीरम में वो कितना होगा, 20 to 40 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर, ये ब्लड में। और नॉर्मल जो एक्सक्रीट करेंगे यूरिन में वो कितना होगा, यूरिया 16.5 ग्राम पर डे। अब ये इंपॉर्टेंट है कि आप कितना एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिन, तो उतनी यूरिन में आपको 16.5 ग्राम यूरिन एक्सक्रीट होना चाहिए, नॉर्मल रेंज है। अब देखिए एक चीज ये है कि शरीर कोशिकाओं का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप नाइट्रोजन गैस स्वतंत्र होती है जो तुरंत अमोनिया में परिवर्तित कर दी जाती है। सेल में जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें नाइट्रोजन फ्री होती है, मतलब बोल सकते हैं कि वहां पे बनती है। हम लोग बोलते हैं कि हम नाइट्रोजन इंटेक नहीं करते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में ही नाइट्रोजन बनती है। और कैसे बनती है, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना है कि नाइट्रोजन बॉडी में आती कहां से है। तो जो भी प्रोटीन हमारे पास है, जो यूज प्रोटीन से क्या बनता है, अमीनो एसिड बनता है। तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है उसमें नाइट्रोजन बनती है और बनने के साथ ही आप देखिए नीचे कुछ, ये अमोनिया में कन्वर्ट होगी। नहीं कन्वर्ट होगी तो ये अमोनिया बहुत ही हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए। तो क्या होता है ये देखिए, स्वतंत्र अमोनिया आयन जो है उसका स्तर कितना होगा, 20 to 25 माइक्रोग्राम पर 100 ml। अगर 100 ml हम लेते हैं ब्लड, तो माइक्रोग्राम का मतलब होता है कि 1 ग्राम का 10 to the power -6, मतलब 1 पे 6 जीरो, उतना कम, 1/10 to the power 6, ये 1 ग्राम का होगा, बहुत छोटा क्वांटिटी है। तो अमोनिया आयन कितना होगा, यहाँ आयन देखिएगा लिखा हुआ है, जो फ्री आयन है वो होगा 20 से 25 माइक्रोग्राम। और अमोनिया का पूरा स्तर कितना होगा 100 ml में, 40 से 70, 2 टाइम्स है। माने अमोनिया ज्यादा है क्योंकि अमोनिया आयंस भी उसमें है, वो 20 to 25 माइक्रोग्राम है। ये करता क्या है, मस्तिष्क, किडनी और लीवर के लिए हानिकारक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए जो सारे अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण अंग है इनके लिए अमोनिया बहुत ही हानिकारक है, ब्रेन, किडनी और लीवर। तो ये तीनों अंग क्या करते हैं, अमोनिया को तुरंत यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। किसी ने भी पूछा था फर्स्ट क्लास में कि वो यूरिन में प्रोटीन कहां से मिलता है। प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होना आवश्यक है। अगर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तो डिफिकल्ट है, ये ब्लड में घूमता ही रहेगा। आगे किडनी में भी पढ़ेंगे हम लोग, तो ये जाने मेटाबॉलिज्म होना है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना है, तो नाइट्रोजन बनेगी। अब इस नाइट्रोजन को क्या करना है, इसका मतलब नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है वहां पे, नहीं सर? जी कर लेते हैं हम लोग, फिर अपने क्वेश्चन ले लेंगे, इसको कंप्लीट कर ले, टाइम थोड़ा सा केयर करते हुए। तो अगर अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी तो बहुत डिफिकल्ट है। और करता कौन है, ये देखिए लीवर बहुत बड़ा है। लीवर में यूरिया सबसे अधिक 97 to 98% बनता है। माने ये बहुत इंपॉर्टेंट है लीवर, अमोनिया के यूरिया में कन्वर्ट करने के लिए। करते सब लोग हैं, लेकिन 97 to 98% लीवर में यूरिया बनता है। माने लीवर का फंक्शन बहुत बड़ा है, क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि लीवर हमारे शरीर में मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन कराता है।
मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन के लिए कौन जिम्मेदार है? लीवर। ब्रेन कंट्रोल करता है, किडनी एक्सक्रीशन में आती है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि पूरा, मैक्सिमम लीवर कराता है। कोई उसको 500 बोल दे, 1000 बोल दे, वो हमें नहीं पता, लेकिन मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन कौन कराता है? लीवर। देखिए लीवर में यूरिया सबसे अधिक 98 to 97% बनता है। अब क्या है, यूरिया कम हानिकारक है और अमोनिया ज्यादा हानिकारक है, इसलिए अमोनिया को एक्सक्रीट करना है। और एक्सक्रीट कैसे होगी? यूरिया में कन्वर्ट होगी, नहीं तो एक्सक्रीट नहीं होगी। तो यूरिया क्या है? यूरिया को, अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, और ये यूरिया क्या है? जल में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील होने के कारण ये यूरिन से बाहर निकल जाएगी, अमोनिया डायरेक्ट नहीं निकलेगी। तो ये पार्ट्स क्या करेंगे? अमोनिया हमको, मस्तिष्क, किडनी और लीवर, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करेंगे। यूरिया जल में घुलनशील है तो किडनी से एक्सक्रीट हो जाएगी, डायरेक्ट एक्सक्रीट नहीं होगी, और एक्सक्रीट नहीं होती तो प्रॉब्लम करेगी। और यूरिया आवश्यक है कुछ चीजों के लिए। यूरिया अमोनिया की तुलना में कम हानिकारक है, जल में घुलनशील है। इस गुण के अलावा यूरिया शरीर के तरलों में सांद्रता प्रदान करता है, ऑस्मोलिटी, क्या बोलते हैं, ऑस्मोलिटी, माने सांद्रता प्रदान करता है, माने चाहिए 5 मोल्स पर ml, एम पर लीटर है ये इसको थोड़ा सा इस यूनिट पर बहुत हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो ये जरूरत है, मतलब अगर ये क्या कहता है कि यूरिया का स्तर अगर बढ़ता है तो सेल के इंटरनल और एक्सटर्नल फ्लूइड को प्रवेश करने, कह रहा है क्या करना है? कोशिकाओं के बाह्य अंतर तलों में प्रवेश कर कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया को निष्क्रिय कर देता है। इसको नोट कर लीजिए, जिसके पास यूरिया ज्यादा है ब्लड में, उसके माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉब्लम हो जाएगी। और माइटोकॉन्ड्रिया को प्रॉब्लम तो समझ ही रहे हैं, ऊर्जा का केंद्र है, ये सब काम वही करता है पूरा। अगर वो निष्क्रिय कब होगा? जब यूरिया बढ़ेगा। तो हमें ये इंपॉर्टेंट है कि हमें यूरिया, सीरम यूरिया या ब्लड यूरिया जो बोले, वो निश्चित देखना चाहिए अगर आपकी माने बॉडी को जरूरत है, पेशेंट को। तो क्योंकि ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप ध्यान से देखिए, यूरिया माइटोकॉन्ड्रिया को निष्क्रिय कर दे रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का भंडार है, अगर उसी को निष्क्रिय कर देगा तो हम क्या होंगे? हमारे पास ताकत ही नहीं होगी। तो यूरिया का लेवल जानना जरूरी है। अब यहां एक चीज और देखिए, जिसका लीवर कमजोर होगा, जिसका लीवर कमजोर होगा, उसकी अगर पूरा अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी तो उसको और भी प्रॉब्लम बढ़ेगी। इसलिए लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, सुरक्षित रखना। इसलिए जब भी ब्लड टेस्ट होता है, मैक्सिमम केस में डॉक्टर एलएफटी चेक करवाने की कोशिश करता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, वो जानने की कोशिश करता है कि ये कैसा है, क्योंकि सारी केमिकल रिएक्शन इसी को, ये जिम्मेदार है मैक्सिमम के लिए, 100% तो नहीं कहा जाएगा। जिस रोगों में प्रोटीन कैटाबॉलिज्म अधिक होती है, यूरिया की मात्रा किडनी में उत्सर्जन क्षमता से अधिक उत्पादन, माने जिसमें प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होता है, रक्त में इसका असर बढ़ा हुए बढ़ जाएगा तो रोगी कोमा में जा सकता है। अब कोमा में क्या जाना है? प्रोटीन कैटाबॉलिज्म का क्या है कि अगर हम खाना बहुत दिन तक नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहां से मिलेगी? मेरा प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा। तो उस केस में आपकी यूरिया बढ़ी हुई मिल सकती है, क्योंकि और अगर बहुत बढ़ेगी तो किडनी एक्सक्रीट नहीं करेगी। तो डॉक्टर क्या करेगा? अगर आप कई दिन भूखे हैं तो प्रोटीन और फैट, इनका कैटाबॉलिज्म होता है, इसी से एनर्जी मिलेगी, और इससे एनर्जी मिलेगी तो क्या होगा? यूरिया बढ़ेगी। ये ध्यान रखिएगा, नॉर्मल खाने केस में नहीं, लेकिन अगर प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म बढ़ रहा है, मतलब प्रोटीन बॉडी में जो कलेक्ट है वो यूटिलाइज हो रहा है फॉर द एनर्जी, तो यूरिया बढ़ेगी। अधिक उल्टियां, अधिक त्वचा जलन, तीव्र ज्वर, डायबिटिक मेलाइटिस, रोग जिसमें किडनी की सामान्य यूरिया उत्सर्जन क्षमता कम हो जाती है। अगर आपको ये ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है, ये रोग है, तो किडनी की एक्सक्रीट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। एक्सक्रीट नहीं करेगी तो यूरिया बढ़ेगा। ये कुछ
जी ये जितने शब्द हैं ये किडनी के रोग हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, पाइलोनेफ्राइटिस, हाइड्रोनेफ्रोसिस, रीनल माने किडनी से, ट्यूबरकुलोसिस, रीनल फेल्योर, ये किडनी के फेल्योर हैं। और किडनी के फेल्योर को आपको ये किडनी फेल माने किडनी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो यूरिया को एक्सक्रीट ही नहीं करेगी पूरी तरह से, तो ब्लड में यूरिया आपको ज्यादा मिलेगी। दूसरा केस, किसी केस में किडनी स्वस्थ है लेकिन यूरिनरी ब्लैडर से एक्सक्रीट नहीं हो रहा, हाइपरट्रॉफी प्रोस्टेट, और या यूबी में स्टोन है यूरिनरी ब्लैडर में, स्ट्रक्चर माने घाव हो गया यूरेथ्रा में। तो किसी केस अगर यूबी में भी प्रॉब्लम आती है यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिया एक्सक्रीट नहीं होगी। किडनी ठीक भी कर रही है और यूबी ही बाहर नहीं निकाल रहा तो दिक्कत होगी। बहुत सारे ये केस है। तो ये क्या कहता है कि अगर ब्लड में यूरिया बहुत देर तक रहता है तो बहुत सारे रोग जनरेट होंगे। यूरिमिक पेरिकार्डिटिस, यूरिमिक न्यूमोनाइटिस, यूरिमिक इंट्राइटिस, तो ये डिजीज होंगे। क्यों? क्योंकि ब्लड में यूरिया बहुत देर तक है। इनके इंपैक्ट क्या होंगे अलग बात है, लेकिन हमको ये जानना है कि ये रोग है, मतलब कि ब्लड में यूरिया बहुत दिन से है। लीवर सिरोसिस और लिवर फेल्योर के रोगियों में अमोनिया यूरिया में परिवर्तित नहीं होगा। हम लोग पहले ही बोले थे कि अगर लीवर में कोई प्रॉब्लम होती है तो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट नहीं होगी। अगर नहीं होगी तो क्या होगा? रक्त के माध्यम से समस्त कोशिकाओं को दुखी करेगी, क्योंकि उनके फ्लूइड में जाएगी और उनको माइटोकांड्रिया को भी किल करेगी। पहले ही हम लोग बोल रहे थे। तो लीवर फेल्योर के केस में भी ये होगा और शरीर के तरलों की माने फ्लूइड्स की जो सांद्रता है वो इम्बैलेंस हो जाएगी, माने फ्लूइड की जो वो यूरिया ज्यादा हो जाएगी, तो ऑस्मोसिटी जो बोल रहे थे वो चेंज हो जाएगी। यूरिया की जो टॉक्सिसिटी है वो स्लो फैलती है और रोगी लंबे समय तक जी सकता है। लीवर और किडनी इस स्तर को, माने ये बार बार कह रहे हैं कि लीवर मैक्सिमम को कन्वर्ट करता है अमोनिया के यूरिया में और किडनी एक्सक्रीट करती है। अगर ये दोनों में प्रॉब्लम आएगी, किडनी के साथ यूबी की बात करें, तो हमारे पास ये ब्लड में दिखाई देगा कि यूरिक एसिड बढ़ गया या और भी चीजें, यूरिया सॉरी। रोगी का लीवर और किडनी स्वस्थ है, अगर ध्यान से देखिए यहां पर, तो ब्लड यूरिया क्यों बढ़ेगी? क्योंकि प्रोटीन टूट रहा है। प्रोटीन कमजोर होगा, टूटेगा, तो या डायबिटीज की वो जहां पे टिश्यू प्रोटीन का यूज नहीं कर रहे, जब डायबिटीज टिश्यू प्रोटीन का यूज नहीं करेंगे तो ये टूटेगा और ब्लड में यूरिया, माने मेटाबॉलिज्म हम लोग बोल रहे हैं हो रहा है, लेकिन तब ये बढ़ेगा। तो यूरिया बढ़ेगा तो रोग तो वही होंगे, लेकिन क्यों होगा? क्योंकि प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म टूट रहा है, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। ये तीव्र ज्वर में भी हाई टेम्परेचर पर ये पॉसिबिलिटी है। इसलिए बोलते हैं कि हाई ज्वर में, हम हाई ज्वर से हमको बचाना है, मतलब किसी व्यक्ति का टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है तो यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आएगी। तो हाई ज्वर से इमीडिएट हम लोग क्या बोलते हैं, उसको नहलाते हैं या पट्टी करते हैं या उसको आइस देते हैं। तो हाई टेम्परेचर में भी ब्लड में यूरिया बढ़ेगा। थोड़ा ये भी देख लें, सीरम क्रिएटिनिन लेवल, रक्त में जो क्रिएटिनिन बढ़ता है तो रोगी की जिंदगी समाप्त होने का ऐलान है। ये बड़ा क्रिटिकल लाइन लिखा है। तो सामान्य सीरम में क्रिएटिनिन की 1.2 mg पर 100 ml, रक्त में 1.2, रक्त और प्लाज्मा में दोनों में इक्वल, एक ही चीज है, मतलब जितना रक्त में उतना ही प्लाज्मा में है। क्रिएटिनिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, बनता प्रोटीन से ही है, अमीनो एसिड में कन्वर्ट। तो एक अमीनो एसिड है जिसकी अधिकांश मात्रा स्केलेटन मसल में पाई जाती है। और क्या होता है? ये जो अनस्टेबल एटीपी अणु है उनको पकड़ के रखते हैं और जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो छोड़ देते हैं और ये बार बार यूज होता है। और सामान्य स्थिति में तो ये केस होता है
कि वो पकड़े रहता है और छोड़ देता है। और सामान्य स्थिति में क्या होगा, अमीनो एसिड अपना जो जल का कण है छोड़कर हानिकारक तत्व क्रिएटिनिन में परिवर्तित हो जाता है। वहां क्या बोले थे, क्रिएटिन। क्रिएटिन एक अमीनो एसिड है, लेकिन क्रिएटिनिन एक हानिकारक तत्व है, ठीक, एनहाइड्रेशन। इसमें क्या है कि वो जल को छोड़ देता है, माने हाइड्रोजन माने वाटर छोड़ देगा और किसमें कन्वर्ट होगा, क्रिएटिनिन में। ये कौन सामान्य स्थिति है। सामान्य स्थिति में ऐसा नहीं होगा, ठीक, वो क्रिएटिनिन और यूज होगा, क्रिएटिन, और क्रिएटिनिन असामान्य है। क्रिएटिनिन की 98% मात्रा अस्थि पेशियों द्वारा बनाई जाती है और 2% मस्तिष्क, लीवर और टेस्टिस रक्त में, मतलब मैक्सिमम का स्केलेटन मसल्स में ही पाई जाएंगे। टोटल बॉडी क्रिएटिनिन कंसंट्रेशन इन मसल फाइबर इज 0.01% ऑफ मसल फाइबर वेट। मसल फाइबर का जो वेट है उसका कितना परसेंट है, 0.01। मूत्र में सामान्य कितना एक्सक्रीट होगा, ये 1.5 to 2. माने ये मूत्र जो यूरिन में एक्सक्रीट हो रहा है, ये एक लेवल एक्सक्रीट होने की बनती कहाँ है, ये मैक्सिमम स्केलेटन मसल्स में बनती है। और ये है, तो आगे हम लोग ये देखते हैं ये क्या बोलता है। जिस रोग में ऊर्जा प्रोटीन कैटाबोलिज्म के माध्यम से होगा, माने खाना नहीं खा रहे हैं तब ऊर्जा प्रोटीन के कैटाबोलिज्म से, पीछे हमने बोला आज 4-6 दिन खाना नहीं खाएंगे तो बॉडी में जो प्रोटीन है उसका कैटाबोलिज्म होगा। वही रक्त में क्रिएटिन और क्रिएटिनिन की मात्रा अधिक मिलेगी। मतलब अगर आप 15 दिन या 10 दिन से फास्ट पर है तो आपकी मोटाई कम हो जाएगी, वजन कम हो जाएगा, और जो आपका प्रोटीन है वो किसमें कन्वर्ट होगा, क्रिएटिन और क्रिएटिनिन, क्रिएटिनिन इन दोनों में कन्वर्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति 10 या 20 दिन से फास्ट पे है किसी रीजन से, तो उसमें ये कन्वर्ट होगा, और ये दोनों तत्व जल में घुलनशील है तो मूत्र में एक्सर्जित होंगे। नुकसान 2 तरीके से होगा इस केस में। एक तो प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म, आपके जो शरीर हेल्दी थी, प्रोटीन रखा था, वो कम हो गया, उसका नुकसान हो गया। और दूसरा क्रिएटिनिन का एक्सर्जन हो जाएगा, उत्सर्जन होगा। क्रिएटिनिन शरीर में मेटाबोलाइज नहीं होती है, क्रिएटिनिन का मेटाबॉलिक मतलब रिएक्शन नहीं होगा, वो प्लस माइनस टूटेगी या ऐड नहीं होगी, तो ये एक हानिकारक तत्व है। तो क्रिएटिनिन अगर आपके यूरिन में ज्यादा आ रहा है तो आपको यह समझना होगा कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या, वो कहाँ में, स्केलेटल मसल्स में होंगी, क्योंकि प्रोटीन वहां इकट्ठा होगी। इस बात को ध्यान से समझें। अगर किसी के यूरिन में क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि ये टूटेगी नहीं तो सिर्फ क्रिएटिनिन दिखेगी, अगर वो ज्यादा दिख रही है इसका मतलब है कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, आप कमजोर हो रहे हैं। कोई बोलेगा कि प्रोटीन दिख रहा है, प्रोटीन का वो दिख रहा है, तो आपको क्या देखना है, किसी ने क्वेश्चन किया था पिछले सेशन में, प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म होने से क्रिएटिनिन दिखेगा, और ये डॉक्टर बोलेगा कि प्रोटीन में प्रॉब्लम हो रही है। प्रोटीन एक तो कम हो रहा है बॉडी में, और दूसरा क्रिएटिनिन दिखेगा, तो ये प्रोटीन का कैटाबॉलिज्म के कारण है। और क्या है, ये हानिकारक तत्व है। दूसरा ये क्रिएटिन, वो यूरिया क्या किया था कि दोनों ओर घुस जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया को किल कर देगा। ये क्या करेगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, जो अंदर और बाहर फ्लूइड मूव करता है छोटे होल से, परमिबिलिटी से, उसी को रोक देगा। मतलब सेल के अंदर बाहर और आना जाना ही धीमा या रोक देगा। अब सेल के अंदर न कोई चीज जा रहा ना आ रहा, या कुछ परसेंट जा रहा कुछ परसेंट नहीं जा रहा है, तो सेल को प्रॉब्लम हो जाएगी और सेल क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। तो क्रिएटिनिन अगर आपके यूरिन में मिल रहा है, मीन्स कि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है और आपकी सेल टूटेगी, क्योंकि क्रिएटिनिन ज्यादा है, और जब सेल टूटेगी तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी। किडनी की उत्सर्जन क्षमता से अधिक होने पर यह कोशिकाओं के लिए भी हानिकारक है। मतलब क्रिएटिनिन अगर बाहर नहीं निकली, हानिकारक कहने क्या मतलब है, ये लैंग्वेज ये कह रही है कि अगर क्रिएटिनिन यूरिन से नहीं निकला ज्यादा,
मान लीजिए कि किडनी x क्वांटिटी एक्सक्रीट करने में सक्षम है और 2x बन गई, 2x बन गई तो x तो एक्सक्रीट होगी और x रह जाएगी। वो x क्या करेगी, सेल की परमेबिलिटी रोक देगी, तो आपके सेल टूटेंगे, आपकी सेल डैमेज होगी। क्योंकि यूरिया क्या कर रहा था, यूरिया कर रहा था कि अंदर घुस के माइटोकॉन्ड्रिया को ही डैमेज कर दे रहा था, ये पूरे सेल को डैमेज कर रहा है, क्योंकि दोनों ओर फ्लूइड का मूवमेंट रोक देगा। कैसे रोकेगा, परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी शब्द का मतलब है कि उस मेल मेम्ब्रेन में जो छेद है वो कितने हैं। मान लीजिए एग्जांपल के लिए 100 छेद है और वो किसी कारण से 50 हो गए, तो हम बोलेंगे परमेबिलिटी कम हो गई, कम फ्लूइड का आदान प्रदान होगा। तो ये क्रिएटिनिन का आवश्यकता है। तो प्रोटीन कैसे दिखेगा, ये हम लोग देखें, ब्लड यूरिन में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ मिल सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का रोग है, इस यहां से आंखों से देखी जा सकती है, फिर रक्त स्तर जानकर इलाज में कोई बदलाव नहीं आता। माइस्थीनिया ग्रेविस क्या, पेशियों का जल्द थकना, डायबिटिक मेलाइटिस, अनियंत्रित दशा, मेलिग्नेंसिस, थायरोटॉक्सिकोसिस, ये यहाँ पर इन रोगों में आपको क्रिएटिनिन मिलेगा। उपरोक्त रोगों में रक्त क्रिएटिनिन या यूरिन क्रिएटिनिन रोग स्तर निर्धारित करते हैं। रक्त क्रिएटिनिन स्तर का बढ़ता स्वभाव रोगी को मौत की ओर ढकेलता है। क्यों ढकेलता है, क्योंकि सेल की डेथ होती जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की डेथ होती जाएगी, तो बहुत सारी चीजें। रक्त में इसकी मात्रा 20 मिलीग्राम परसेंटेज मरीज को कभी भी कोमा में भेज सकता है। 2 मिलीग्राम परसेंट होता और 20 हो जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत बढ़ जाएगी। यूरिया और क्रिएटिनिन के मस्त में रिश्ते, साफ रिश्ते बताने क्या रहा है कि यूरिया क्या करेगी, क्रिएटिनिन क्या करेगा। यूरिया माइटोकॉन्ड्रिया को ही समाप्त करने लगेगा और क्रिएटिनिन परमेबिलिटी समाप्त करेगी, तो दोनों ही सेल को डायरेक्ट डैमेज करेंगे। क्रिएटिनिन से अलग मूत्र में क्रिएटिन यूरिया कहलाता है। माने क्रिएटिन एक जो पहले हम लोग पढ़े थे उसी से क्रिएटिनिन बनती है। तो निम्न परिस्थितियों में मिलता है, जैसे ग्रोइंग चिल्ड्रेन, स्टार्वेशन वही हमने बताया था कि क्रिएटिनिन बढ़ा मिलेगा क्योंकि प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा। प्रेगनेंसी में आफ्टर डिलीवरी मिलेगा। और अब हम लोग बोले थे कि अगर बहुत ज्वर होता है तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये हमको ब्लड में क्रिएटिन और क्रिएटिनिन इन दोनों को और यूरिया को जाने, तो हम ट्रीटमेंट के पर्पस से इनको हम जानेंगे तो हो जाएगा। आगे चलना है, बताएं आप लोग तब। ब्रिजमोहन जी बताएं, आगे चलना है कि रोकना है। सर अभी आज का तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट है कि अभी अपन जो लेंगे तो आगे तो फिर लंबा हो जाएगा, और अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसा आप लोग बोलेंगे, ये पेज नंबर 24 है। काफी हो जाएगा, रहने दो सर, कल कर लेंगे। बहुत ज्यादा हो जाएगा ये फिर। कोई बात नहीं, आप लोग जैसा बोले उसमें क्या करना है, क्योंकि ये 45 पेज तक है लेसन। बहुत ज्यादा हो जाएगा सर। ठीक है इतना। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा आप लोग बोले इसलिए हमने पूछ लिया। ब्रिजमोहन जी कैसा, कुछ हम लोग पढ़ पा रहे हैं? बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत ही अच्छा समझ में आ रहा है सर। और इसका तो मेरे को ये दिखाई दे रहा है कि हमको एक बार रिकॉर्डिंग और सुनना चाहिए, जैसे कि अभी का अभी समझ लें और फिर रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो और बिल्कुल बढ़िया से अच्छा समझ में आ जाएगा। सर ऐसा लगता है क्या दोबारा सुनना ही पड़ेगा, बिना सुने ही मतलब सुनना पड़े, उसका गुजारा नहीं है हमारे लोगों का। हमारे लिए यही चीजें हैं, लेकिन काफी अच्छा समझाया जा रहा है, इसलिए अच्छा लग रहा है। और करेंगे ना तभी वो चीज दिमाग में बैठेगी नहीं जाके। हाँ, ये देसी घी वाला काम है इसका पूरा का पूरा। तो हम लोग जी ऐसा कर सकते हैं, हम लोग आगे जो है ना, ये वाला खत्म हुआ तो यूरिक एसिड, एक तो यूरिक एसिड है, दूसरा ब्लड यूरिन नाइट्रोजन है, और तीसरा है आपका सीरेटिव प्रोटीन, और चौथा है रक्त ग्लूकोज।
ये 4 जरूर कवर कर लीजिएगा, आगे तो हो नहीं पाएगा क्योंकि उतना तो समय भी नहीं है। एक क्लास और होने में केवल कुल मिला करके 4 जो टॉपिक मेन है उन पर ले लीजिएगा, बाद में आप शेष का आप लोग पढ़िएगा। ठीक सर, जैसा आप बोल रहे हो उसको हाँ, कर लेंगे हम लोग हम next उतना session कर पाएंगे क्योंकि तीन क्लास इसी पर हो रही ना, तो आगे क्योंकि आगे तो चैप्टर और भी हैं और हम लोग जो है 3 क्लास इसके लिए दे रहे हैं, तो ये वर्चुअली यहाँ तक हो पाएगा। और ब्लड ग्लूकोज लेवल पर ये पेज 34 तक आ रहा है। में। लेसन बड़ा है ये। हाँ, बहुत बड़ा है। नहीं, ठीक है, और- चलिए, जितना समझ में आया तो उसको आप समझिए, तो उसके हिसाब से आगे पढ़िए। बहुत चीज समझ में आ गई। हाँ, क्वेश्चन किसका था? सुशील जी का क्वेश्चन पूछ लीजिए, तिवारी जी बोलिए, क्वेश्चन किसका था? सर ने बता दिया कि मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है प्रोटीन का, इसीलिए यूरिन में प्रोटीन आ जाता है। समझ गए सर? हाँ, प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, क्रिएटिनिन का नहीं होगा। नहीं, वो वाला पॉइंट था, अमोनिया वाला। अमोनिया, अच्छा अमोनिया जो है, अमोनिया कहीं से आता नहीं है, अमोनिया बॉडी से क्रिएट होता है। हाँ, सेल्स में रिएक्शन पे नाइट्रोजन बनता है, अमोनिया बनती है। तो इसलिए जो है NH3 उसका फार्मूला है, तो नेचुरली नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट है, तो वो बाकी- थोड़ा सा खतरनाक है, उसको थोड़ा सा जल्दी अवॉइड करना है। तो इसीलिए यूरिया यूरिक एसिड के रूप में होता है। बाहर से तो आई से तो आती नहीं है, तो नाइट्रोजन बाहर से आती नहीं है क्योंकि बाहर से नाइट्रोजन परमेबल नहीं है और कोई परमेबल नहीं। सेल उसको लेके नहीं जाएगा। जी। नाइट्रोजन बॉडी में बाहर से नहीं जाएगी, कोई जी। लेके नहीं जाएगा और परमेबल नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं जाएगी। तो हम लोग इसको ये देखिए, ये जो किताब है परीक्षण भाग 1, इम्पोर्टेंट किताब इस संदर्भ में है कि आप लोग बहुत से जो रिपोर्ट देखते हैं उस रिपोर्ट को इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं, और उन समझने से हम लोग अपने शरीर की दशा को या दूसरे बीमार की दशा को समझ सकते हैं कि ये पॉइंट है तो हमको सतर्क रहना है। हमारे पास उसके पॉइंट्स हैं, हमारे पास आयुर्वेदिक भी पॉइंट होगी, हमारे पास चाइनीज पॉइंट होंगे, हम उन पॉइंट पर लगाने की कोशिश करेंगे कि भाई हम ये क्या करें कि हमारा ये फंक्शन, लीवर फंक्शन, या हमारा देखिए लीवर फंक्शन है, कहीं किडनी फंक्शन, इन्हीं को तो हमको ठीक करना है। तो लीवर के लिए हमारे पास वहां हमारे प्रोटोकॉल दूसरे टाइप है, यही चीजें, लेकिन उनके प्रोटोकॉल दूसरे, एक सिस्टम, एक पैटर्न ऑफ डिजीज बोलते हैं वो। यहाँ पैटर्न ऑफ डिजीज दूसरी तरह है, तो यहाँ बताते हैं कि ये आपका अधिक है, तो हम लोग उसको पढ़े, दोनों को क्लब करेंगे, धीरे धीरे हम लोग क्लब करेंगे और हम लोग उसको समझते रहेंगे कैसे हमको ट्रीटमेंट करना है। भाई मान लीजिए अगर बहुत लीवर की फंक्शनिंग में कहीं कुछ हो रही है, तो हम लोग अगर आयुर्वेद में देना हो तो हम लोग क्या दे सकते हैं? बोलिए सुशील जी, बोलो। अगर लीवर में कोई फंक्शन में कोई गड़बड़ी है तो हम लोग क्या दे सकते हैं? लीवर में क्या देंगे आयुर्वेद में? सर फिंगर नंबर 3 पे लेंगे ना, 3 और 4 पे, और LHM या एक हम लोग अभी लेटेस्ट जो बात के प्रोटोकॉल में आ रहा है वो एनर्जी के उस पैटर्न की बात कर रहे हैं कि जहां पर 0 माने तम, 1 माने आकाश, 2 माने हृदय, वायु, ठीक। अब इन कॉम्बिनेशन से आप समझिए कि अगर तम और पहली एनर्जी आकाश की, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने की एनर्जी हृदय की, अगर ये 3 एनर्जी मिल जाए 0, 1, 2, तो पावरफुल एनर्जी होगी कि नहीं होगी? तो हम लोग स्पाइरल में इनका अगर यूज करें, देखिए ये सब एनर्जी नंबर है, ये मत भूलिए कभी। तो राइट बोथ इंडेक्स फिंगर में आप करिए तो लीवर और किडनी का दोनों का ट्रीटमेंट कर रहे हैं ना। और 0, 1, 2 स्पाइरल ले लीजिए। अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे तीनों स्पाइरल को कैसे कैसे पॉइंट लिए जाते हैं, वो भी पढ़ा हुआ है। तो 0, 1, 2 स्पाइरल ले लीजिए। हमारे पास एक रामबाण है, सर सर्कुलेशन का पॉइंट दे देंगे ना, 036 टोन 459 सीडेट, ठीक है। तो ये आयुर्वेद में हो सकता है। अब वहां हम लोग लीवर का देखेंगे, लीवर का पैटर्न क्या है। लीवर का ब्लड डिफिशियंसी हो सकती है, लीवर का आपको जो है लीवर यांग राइजिंग हो सकती है, लीवर
तो सिम्टम बताएगा ना कि ये हो रहा है, तो रोगी में वैसे सिम्टम आने शुरू हो जाएंगे, आपको दिखाई देने, आपको टंग दिखाई देने लगेगी। टंग डायग्नोसिस इसलिए शुरू किया, थोड़ा टंग भी देखना सीख जाइए। जैसे हम लोगों ने कहा था शुरू में कि आप लोग एनर्जी सिस्टम देखिए, जिन्होंने देखना शुरू किया होगा, मैं बिल्कुल दावा कर रहा हूं, जिन्होंने देखना शुरू कर दिया होगा, अगर वो 1 महीने भी कर रहे होंगे तो उनको पहले से बेटर रिजल्ट मिलना शुरू हो गए होंगे। नहीं करेंगे तो जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं। शुरुआत तो आपको करनी है, सब प्रत्येक व्यक्ति को करनी है। आप करिए, पेशेंट आए, आप दोनों चीजों से क्लब करिए ना। सिम्टम ये है, ये आपको लग रहा है कि लीवर की समस्या है, क्लियर। अब लीवर वाले पॉइंट पे जाइए, आपको लग रहा है कि लीवर 3 हमको लीवर 2-3 सीडेट करना है, तो अब आपको अगर मेल है तो आपको इस इंडेक्स पे नहीं मिलना चाहिए, इसमें मिलना चाहिए, तो आप सीडेट कर दोगे राइट मिडिल फिंगर में। और अगर लेडीज है तो आपको लेफ्ट मिडिल फिंगर मिल, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर मिल, राइट इंडेक्स फिंगर मिलेगा, तो आप उसमें सीडेट कर देंगे। तो आपको तुरंत सीडेशन समझ में आ रहा है, इसमें मिलेगा वही, आप दोनों क्लब कर लीजिए, आप उस दोनों को जोड़ दीजिए, बस यही आपको करना है। तो एक आपको पैटर्न समझ में आ गया कि हमने जो देखा था सही देखा था। फिर धीरे धीरे करिए, तो जब वो उसको करने लगे, फिर टंग डायग्नोसिस। आप टंग देखिए, तो आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई चिंता नहीं। टंग देखिए, आपको लगेगा कुछ थोड़ा सा लालिमा धीरे धीरे अगर दिखाई पड़ रही, कहीं दिखाई पड़ रही है, तो वो जो हम लोग का पैटर्न उसमें है कि लालिमा है, पीली है, क्या है, कोटिंग है, नहीं कोटिंग है, सूखी है, ये जो गुण है उनके हिसाब से। प्लस जैसे कि कल बता रहे थे निरंजन जी कि उसमें ऑलरेडी देखिए, तो उस पेज में लिखा हुआ है कि अगर लीवर की ये होगी तो ये सिम्टम भी लिखा हुआ, और इसका भी सिम्टम लिखा हुआ है कि आपके टंग में ये होगा। ऐसा आप लोग कितने लोग करना शुरू कर दिए, जो लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं? सुशील जी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप देखते हैं, शुरुआत की है कि नहीं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रिजल्ट पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, शुरुआत किया है कि नहीं किया, मुझे जानना चाह रहा हूँ। जी किया है। वेरी गुड। सुशील जी बोलिए, नहीं किया? करिए, कर रहे हैं सर। इंतजार मत करिए, करिए। हम ये तो नहीं कह रहे कि आप पास होइए फेल होइए, ये कहीं नहीं रहे। हम कह रहे करेंगे नहीं तो पास फेल का अंदाजा कहाँ से होगा? आरती जैन आप तो कर रही होंगी। सर कर रहे हैं। हुमा खानम भी कर रही है। सर करते बंद हो जाता हम ये नहीं कह रहे, देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, मैं ये कहीं नहीं रहा हूँ कि आप पास हो रहे फेल हो रहे हो, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ये कह नहीं रहा हूँ। आप देखिए, आपको समझ में आता है ना, आप लिख डालिए उसको, उसके फिर डिजीज देखिए, और डिजीज के पैटर्न देख लीजिए कि आपको लग रहा है कि ये चीज है, तो डिजीज किताब खोलिए, लीवर से 21 के बाद वाले, टिटाइस 7 21 से बाद वाले चैप्टर खोलिए, पहले वाले चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, 21 के बाद वाले चैप्टर खोलिए, उसमें आपको लग रहा है लीवर है, खोलिए पेज खोलिए, आपको देखिए, फिर देखिए टंग ये कह रही है, आपने जो सोचा है वो क्या है, उसको क्लब कर लीजिए। एक दिन फेल, दूसरे दिन पास। ये कभी नहीं कह रहे हैं कि आप पास होइए, देखिए इस पे मत डरिए, एग्जामिनेशन से मत डरिए। आप अपने एग्जामिनेशन, मैं बार बार कहता हूं, सबको मैं कहता हूं, चाहे वीना शर्मा हो, चाहे उमा मिश्रा हो, चाहे शिरन योगा जो हो, चाहे कुशवाहा जी हो, सब कोई भी, मैं हमेशा कहता हूं आपका कंपटीशन आपसे है। हुमा खान कंपटीशन आरती जैन से नहीं है, हुमा खान का कंपटीशन अपने से है। आज जो जितना आप पढ़ रहे हैं भाई, चाहे हम हो, चाहे तिवारी जी हो, चाहे कुशवाहा जी हो, चाहे आरती जैन हो, चाहे सुशील हो, जो कल थे वो आज नहीं है ना। कुछ तो अर्जित किया हमने ज्ञान में, वही तो हमारा एडिशन है। तो हम अपने से तुलना कर रहे हैं कि कल हमको कम आ रहा था, आज हमको उससे अधिक आ रहा है, बस हम सफल हैं, यही देखना है। इसलिए आपका कंपटीशन आपसे है, किसी से नहीं है। किसी के नंबर कम आ रहे हैं, अधिक आ रहे हैं, चिंता मत करिए, आपका कंपटीशन अपने से। आज क्या थे, कल क्या है, और परसों हमको क्या होना है, बस। और जिस दिन ये आप सोच रहे हैं, सब सारी थेरेपी आपके हाथ में है, कोई चिंता मत करिए कि उन्होंने ये कर लिया। आपको देखिए बहुत से लोग होते होंगे, ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, आपको लगता होगा अरे मैंने तो कुछ किया ही नहीं। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए।
उससे मत जाइए कि उन्होंने क्या कर लिया। आप क्या कर रहे हैं, आज आपने पहले से 2% अधिक प्राप्त किया, बस यू आर सेटिस्फाइड। हाइपोथैलेमस को बिल्कुल खुश होने दीजिए कि बहुत बहुत बढ़िया बेटा, तुमने बहुत बढ़िया किया। अगर हाइपोथैलेमस को कहीं नाराज कर दिया आपने तो क्या होगा? वो बेचारा तिवारी जी का समय तो नहीं जा रहा है आपका, मैं इसलिए, अगर हाइपोथैलेमस को आप नाराज किया, आज कहीं जाना नहीं। हाइपोथैलेमस को नाराज किया तो क्या हुआ? वो जैसे वो नाराज होगा, इधर तो आप उसकी बात कर रहे हैं मॉडर्न साइंस में, और उधर कौन है आपके पास आयुर्वेद में? आयुर्वेद में कौन है सर? मन मन है वहां, वो मन है। और उसके इतर अंतर मन, दो थेरी है। एक मन है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में, और आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के इतर एक है अंतर मन। दोनों नाराज होंगे कि भैया हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने काम ही नहीं किया। तो हाइपोथैलेमस को मत दुखी होने दीजिए। और जीवन में हमेशा सुख चाहना है तो जो भी कार्य करिए आप, दूसरे दिन हाइपोथैलेमस को कहिए कि तुमने बेटा बहुत बढ़िया किया। मन को कहिए तुमने बिल्कुल हमको खुश कर दिया, अंतर्मन को प्रसन्न हो जाएगा। अब अंतर्मन से आप फिर दूसरे दिन कह देंगे कि अगर मैं ये कर लेता तो कितना और अच्छा होता। अब वो खुश है, प्रसन्न है ना। जैसे एक बच्चा प्रसन्न हो, आप कह दीजिए बेटा तूने बहुत बढ़िया किया, और कह दीजिए बेटा जरा हम बाजार जाके चले जाओ, तो चाहे भले बाजार से लौटा हो तो फिर वो 2 किलोमीटर दौड़ जाएगा ना। और उसको कह दीजिए बेटा तुमने खराब नहीं किया, अगली बार जहाँ कहा, पहले कहा आपको याद तो था नहीं कि पिछली बार मिर्चा भी लाना था, आपने मुझे मंगाया था कि नहीं मंगाया था सब्जी, और मिर्चा कह देती थी, मिर्चा मैं और लिया था। लेकिन नहीं, क्योंकि उसको आप प्रसन्नता है तो वो मिर्चा लाने के लिए दोबारा दौड़ जाएगा। वही हाइपोथैलेमस का है, वही मन का, वही अंतर्मन का, तीनों सुन रहे हैं। हाइपोथैलेमस यहाँ, वहां मन और अंतर्मन, अंतर्मन और अंदर बैठा हुआ है। मन ने कहा, उसने कहा, सुना, उसने कहा कि अगर मैं ये इस थेरेपी को 4 दिन में सीख जाता तो कितना बढ़िया होता। अब मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूं, ऐसा मत सोचिए सबके जीवन में हो रहा होगा, आप लोग महसूस नहीं करते। मन ने तो उसको रख लिया, अब अंतर्मन ने सुन लिया। अंतर्मन मानिए ये इतर है, आयुर्वेदिक में एक्यूप्रेशर में नहीं है, ऐसा मत सोचिए वहां लिखा हुआ है। अंतर्मन क्या करता है, उसने मन का वो नौकर है, और ऐसा नौकर जो जैसे अंधभक्त नहीं होते हैं, स्वामी भक्त ने अंधभक्त, वो मन ने जो भी कहा उसको सुन लिया। कि मन कहा यार ये काम अगर हो जाता वास्तव में कितना ठीक, तो कह रहे हैं हुमा खानम या आरती जैन कि ये मैं कर लेता तो बहुत कर लेती तो बहुत बढ़िया होता। अब उसने सुन लिया, मन ने बता दिया। अब अंतर्मन जुट गया कि इस उद्देश्य को पूरा कैसे किया जाए। अब देखिए वो बिल्कुल ब्लाइंड सर्वेंट है, वो जानता नहीं कि कैसे करना है, उसको कोई ना कंप्यूटर का इंजीनियर है ना कुछ नहीं जानता। उसको ये प्रयास ये कर रहा है कि इस काम को मैं किस तरह करा दूं इनसे। आप ही को ऐसा नहीं कि वो आपके मन को और उनको इस दिशा में प्रेरित करेगा कि आप वो काम 4 दिन में कैसे पूरा कर लेते हैं। ये है अंतर्मन की शक्ति। उसको आप गलती से अगर आपने कह दिया, कभी आरती जैन ने कह दिया कि ये जो लड़का बाहर जा रहा है ये बहुत बदमाश है, इसको पीट दो। अब देखिए अंतर्मन ने सुन लिया, वो नहीं जानता कि सही पीटना कि नहीं पीटना सही है, बिल्कुल ब्लाइंड सर्वेंट है, वो जाके तुरंत पीट देगा। वो तो शेष जानिए आप, उसने तो जाना ही नहीं। ये अंतर्मन की शक्ति के रूप में कहा जाता है। और ऐसा नहीं है, इसकी किताबें हैं। ये जो बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये किताब से बोल रहा हूँ, किसी किताब से बोल रहा हूँ। ये फॉरेन राइटर की किताब है, हिंदी ट्रांसलेशन में बहुत पॉपुलर किताब है, बेस्ट सेलर के रूप में मानी गई है। उसकी किताब के अंतर्मन जो है मन से अधिक शक्तिशाली होता है। यस सर। सत्यवती जी बोलेंगी। यस सर। है ना सर? एक्चुअली आप जो बता रहे हैं कि मोटिवेशन अपने आप को देंगे तो वो बहुत अच्छा काम करेगा, कि वही चीज आप कह रहे हैं। मैंने भी आकुप्रेशर जब सीखना था तो 2-3 साल पहले किसी के पास देखा था,
तो मेरे मन में ये हो गया था कि मैंने भी सीखना है, लेकिन कोई चांस नहीं लगा था, तब प्रयागराज में पढ़ना पड़ता था, तो हम जा नहीं पाते थे। तो अब परमात्मा ने ऐसे ही वो चक्कर चलाया कि कोरोना आया, उसके बाद ऑनलाइन हो गया, तो अब पढ़ाई हो गई हमारी। तो वो आपकी बात सच हो गई कि परमात्मा ने उसका रास्ता ही बना दिया, तो वो बात पूरी करना। देखिए कहावत है उसी में, उसी किताब में कहावत है, पता नहीं सत्य है या नहीं जानते, लेकिन अंतर मन की शक्ति क्या यह है कि अगर कहीं आप गए हुए हैं किसी जंगल में और उस पूरे जंगल में कोई सफेद पत्ता नहीं मिलता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सफेद पत्ता नहीं मिलता है, और आपने ये इच्छा कर लिया कि सफेद पत्ता अगर मुझे मिल जाता तो कितना अच्छा होता, तो अंतर मन आपको 7 दिन रुकिए तो हो सकता सफेद पत्ता आपको दिख जाए। ये ताकत है उसमें। ऐसा होता है सर। ये मेरे साथ हो चुका सर। हम लोग एक बार वैष्णो देवी गए थे, तो मैंने बहुत दुनिया थी वहां पे, तो मैंने कहा यार इतनी दुनिया है, कोई चंडीगढ़ का बंदा ही नहीं नजर आ रहा हमारे को। तो वहां पे जब हम आए तो मेरे हस्बैंड के स्कूल की वो लेडी टीचर ही मिल गई, उसके हस्बैंड ने मुझे पहचान के ले गया वहां पे। मैं क्या कमाल होगी, देखो मैं क्या कहाँ कैसे कुछ सोचा ही, तो वो बंदा मिल गया हमें, अपना ही बंदा मिल गया। हाँ तुम ये मत सोचो कि यहाँ कोई मिलेगा नहीं, मिल गया। तो ये पता नहीं, तो वाकई कोई शक्ति है जो हमें हमारी बात पूरी कराती है। नहीं सही सही बोल रहे हैं। मैं तो एक बार दीमापुर जा रही थी, मेरे छोटे छोटे बच्चे थे इस समय, 3 महीने की एक बेटी थी और 2 साल की एक बेटी। आप कर दीजिए तो ऐसे हुआ कि मैं जैसे लखनऊ आया तो मैं सोचा कि मेरे चाचा जी लखनऊ में रहते हैं, वो मिल जाते तो कितना अच्छा